So, hello everyone. Starting with my introduction, my name is Vaibhav. I'm from Triple IT City City. I'm an BTech student. I'm in my second year and my branch is Computer Science. तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं इस सीरीज में जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे आज का जो हमारा टॉपिक दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग डेली क्या करते हैं, एक चैप्टर लेते हैं और उनके एग्जाम्पलर्स का सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोगों ने एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर ली, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जाम्पलर्स का सॉल्यूशन। मतलब एग्जाम्पलर्स में जो है एनसीईआरटी से जो है एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में होते हैं उससे एक लेवल ऊपर के एग्जाम्पलर्स में होते हैं। तो इससे क्या होती है, हमारे चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है कि चैप्टर में किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स, क्लास 11 का ये चैप्टर है। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर। तो ये एग्जाम्पलर्स में जो है चैप्टर 12 के इसमें टोटल ऑफ 27 क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमको इसमें कितने लेक्चर लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने को। तो जो भी साथ साथ में मतलब इसमें क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि थ्योरी तो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस जो भी आते चलेंगे, मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करता चलूंगा कि कौन से कॉन्सेप्ट हो रहे हैं। मतलब बेसिक में ऊपर ऊपर एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, और जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको एकदम थोड़े ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ MCQ 1। तो इसको मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे पहले MCQ 1 होगा, फिर उसके बाद MCQ 2 होगा, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, फिर लॉन्ग, ऐसे टाइप से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले MCQ से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12.1। एन आइडियल गैस अंडरगो 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम दिस सेम इनिशियल स्टेट, फिगर 12.1। ठीक है, एक प्रोसेस है। तो हम लोग अपने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, एक प्रोसेस है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम दी सेम इनिशियल स्टेट। उसकी इनिशियल स्टेट सेम है। तो ये ग्राफ में भी जब हम लोग देखेंगे तो ये अपनी इनिशियल स्टेट, और ये क्या हो रही प्रोसेस 4 डिफरेंट प्रोसेस में जा रही है। तो ये हो गई अपनी एक प्रोसेस, उसको नंबर दिया इसने 4, एक दूसरी है 3, एक दूसरी है 2, और एक दूसरी प्रोसेस है दैट इज 1। ठीक है, और ये जो ग्राफ है वो भी गिवन है, दैट इज पीक और वी का ग्राफ गिवन है अपने को। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम में अपने को ग्राफ गिवन है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 4 प्रोसेसेस आर एडियाबेटिक। तो लिख लेते हैं हम लोग एडियाबैटिक। दूसरा क्या है आइसोथर्मल, तीसरा क्या है आइसोबारिक, और चौथा क्या है आइसोकोरिक। ठीक है, ये 4 प्रोसेसेस के ग्राफ जो अपने को ये ग्राफ में गिवन है, देखो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 में 4 प्रोसेस है। ठीक है, आउट ऑफ इज एडियाबेटिक। तो इन चारों में से कौन सी एक एडियाबेटिक है अपने को ये पता लगाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो अपने को चैप्टर है इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज आइसोबारिक, व्हाट इज आइसोकोरिक, व्हाट इज आइसोथर्मल और व्हाट इज एडियाबेटिक। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं, तभी जाके हम लोग को एडियाबेटिक पता चलेगी। सबसे पहले आता है आइसोबारिक। नाम से पता चल रहा है आइसोबारिक। ठीक है, व्हाट इज आइसोबारिक, जिसमें प्रेशर जो रहता है, प्रेशर विल बी सेम। प्रेशर विल बी सेम मतलब अब वापस आएंगे हम लोग कहा अपने ग्राफ पे। तो जहां ग्राफ पे जैसे हम पहुंचे, फिर हम लोगों ने देखा किस प्रोसेस के लिए जो है प्रेशर, दिस प्रेशर इज सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। तो हम लोग ने जब ग्राफ को थोड़ा एनालाइज किया तो हमको पता चला दिस प्रोसेस नंबर 4, इसके लिए जो अपना प्रेशर है दैट इज कांस्टेंट, मतलब दैट इज सेम। तो ये चेंज नहीं हो रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ये जो अपनी 4 नंबर वाली हो गई वो तो आइसोबारिक हो गई, इतना अपने को कंफर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को क्वेश्चन पे अप्रोच करना रहता है आइसोबारिक। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग प्रोसेस निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन से हम लोग क्या चारों प्रोसेस के बारे में समझ लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक क्या बोलती है, आइसोकोरिक कि अपने को जो है वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या होता है, अपने को जो प्रेशर चाहिए रहता है वो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपने ग्राफ पे। तो ग्राफ में जब हम पहुंचे तो हमको यहाँ पे हम लोगों ने चारों प्रोसेस को देखा, तो हमको जो है प्रोसेस नंबर 1, दिस प्रोसेस नंबर 1, इसको देखते ही पता चल गया कि इसका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट नंबर वाली जो है हो गई अपनी, वो क्या हो गई आइसोकोरिक प्रोसेस।
तो अपने को पता चल गया व्हाट इज आइसोबारिक, व्हाट इज आइसोकोरिक, और हम लोग ने पता भी कर लिया कि कौन सी आइसोबारिक है और कौन सी आइसोकोरिक है। अब नेक्स्ट आता है अपना आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है आइसोथर्मल। आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो इसमें जो होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। किसमें होना चाहिए, आइसोथर्मल में। ठीक है, सो आइसोथर्मल में अपने को क्या चाहिए, टेम्परेचर सेम। तो अपने को टेम्परेचर का बारे में तो पता ही नहीं, क्योंकि ग्राफ तो पी और वी में। तो टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, कि हम लोग को पता है दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे अपने को पीवी का ग्राफ पता है, और एन आर जो होगा अपना कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग सेम आइडियल गैस के लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने जो टेम्परेचर आ जाएगा दैट इज पी इज इक्वल टू 1/v, ये हो जाएगा। सॉरी, पीवी का जो प्रोडक्ट होगा दैट शुड बी कांस्टेंट फॉर टेम्परेचर। इसका कैसा ग्राफ आएगा, ये अपन लोगों ने पी कहाँ पे मार्क किया हुआ है, दैट इज ऑन वाई एक्सिस। वी कहाँ पे लोकेट किया हुआ है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो अपना टेम्परेचर आएगा दैट इज पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, क्योंकि अपना ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो टेम्परेचर ग्राफ क्या होगा, फिर हम लोग अपने ग्राफ पे वापस गए, तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे तो अपने पास दो प्रोसेस है, दैट इज प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 2, दोनों के लिए 1/v वाला ग्राफ है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा 3 और 4 में से कौन सा होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, जो अपना एडियाबेटिक है उसको पता कर लेते, क्या पता उससे हमको कोई हिंट मिल जाए। एडियाबेटिक क्या होता है, जिसके लिए नेट एनर्जी चेंज जो होता है सिस्टम का, वो क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे ये बात याद रखने वाली कि जो अपना ग्राफ है इसको हम देखते से ही बता सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस एडियाबेटिक, सॉरी कौन सी प्रोसेस आइसोबारिक होगी और कौन सी आइसोकोरिक होगी। फिर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का जो ग्राफ आता है वो लगभग लगभग सेम आता है, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, और इस केस में भी आता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक लिए। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्या है, तो जिसका स्लोप ज्यादा, स्लोप मोर, तो वो होती है एडियाबेटिक। ये बात एकदम याद रखने वाली। और जिसका स्लोप कम होता है दैट इज आइसोथर्मल। तो अब वापस से हम लोग फिगर पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखे तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो प्रेशर प्रोसेस नंबर 2 है, इसका जो स्लोप है ग्रेटर देन, स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 3। तो यहां से जो होगा, सॉरी, यहां से जो होगा अपना प्रेशर, सॉरी, प्रोसेस 2 विल बी एडियाबेटिक, एंड प्रेशर नंबर, सॉरी प्रोसेस नंबर 3 विल बी आइसोथर्मल, 3 विल बी आइसोथर्मल। तो ऐसे हमको जो है सारी प्रोसेस के बारे में पता रहना चाहिए, तभी जाके हमसे ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व होता। और काफी इजी क्वेश्चन था, तो हम लोग ने इसे एक क्वेश्चन से चार चार कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो वो चले, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि एडियाबेटिक कौन सी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, सेकंड वाली जो प्रोसेस है दैट इज एडियाबेटिक। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एन एवरेज मैन, sorry, if an average person jogs, he produces 14.5 into 10 to the power of 3 calorie per minute. ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा, this is removed by the evaporation of sweat. The amount of sweat evaporated per minute is assuming 1 kg requires 580 into 10 to the power of 3 calorie for evaporation is। तो क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक करेंगे अलग अलग कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि एवरेज पर्सन जब जॉब करता है ही प्रोड्यूसेस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसको हम लोग अलग लिख लेंगे, ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। तो ये लिखा है 14.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 कैलोरी में है ना, ये बात ध्यान रखनी, कैलोरी पर मिनट में, क्योंकि अपने यूनिट में जो है बहुत सारी गलती हो जाती है कि हम लोग फाइनल आंसर सही ला लेते हैं, बस यूनिट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हो जाएगा 14.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 कैलोरी पर मिनट। फिर आता है दिस इज रिमूव्ड बाय द इवापोरेशन। ये जो है स्वेट कैसे इवापोरेट होता है, बाय इवापोरेशन।
इवापोरेशन। ठीक है, आगे हो रहा है द अमाउंट ऑफ स्वेट इवापोरेटेड पर मिनट इज, हो रहा है स्वेट, सॉरी स्वेट इवापोरेटेड पर मिनट इज व्हाट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जो अपने को गिवन है दैट इज 14.5 कैलोरी पर मिनट इतना प्रोड्यूस करता है, और ये क्या 1 kg रिक्वायर्स 580 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 कैलोरी फॉर इवापोरेशन। तो ये जो एनर्जी है वही तो अपनी इवापोरेशन में यूज होगी, समझ रहे, मतलब ये जो एनर्जी है वही कहां पे जाएगी, इवापोरेशन में। तो ये वाली बात समझने वाली है कि जो अपनी एनर्जी है जो पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है, वही जो एनर्जी वो कहां पे जाएगी, इवापोरेशन में। जब अपना ये समझ में आ गई ये बात कि जो एनर्जी इधर से आएगी वही एनर्जी उधर जाएगी, तो सिंपल। अब क्या करेंगे हम लोग, 14.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 कैलोरी प्रोड्यूस करा है पर मिनट, और अपने को कैलकुलेट भी क्या करना है, पर मिनट में, तो इसको हम लोग रख लेंगे। और फिर कितनी एनर्जी चाहिए अपने को 1 kg के लिए, दैट इज 580 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। तो हम लोग सिंपली इसको और इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, कि 1 kg के लिए इतना चाहिए, तो इतना से कितना इवापोरेट होगा, 580 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, और ऊपर में आ जाएगा अपना 14.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा दैट विल बी 10 क्यूब से 10 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 145 अपॉन में 580। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, ये आ जाएगा 145, सॉरी 145 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1 अपॉन 580। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर लगभग लगभग आ जाएगा 0.25 kg। तो ये थोड़ा बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यूनिटरी मेथड वाला, कि अपना जो आदमी है वो इतना कैलोरी पर मिनट रिलीज करता है, ठीक है। तो फिर इवापोरेशन के लिए अपने को कितना चाहिए होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12.3। ओके, सो 12.3 क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पीवी ग्राफ अपने को गिवन है, और ये जो है ग्राफ हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ है अपना ऐसा, ये यहां से चल के यहाँ आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय वी। और अपने को पता भी है कि ये जो ऐसा ग्राफ बनता है प्रेशर और वॉल्यूम में, ऐसा ग्राफ जो बनता है वहां पे क्या होता है, बाकी चीजें कांस्टेंट होती है। हम लोग ने अभी अभी ऊपर सॉल्व किया था सेम टाइप का क्वेश्चन। तो आगे क्या हो रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम विच रिप्रेजेंट द टीपी डायग्राम। तो अपने को पीवी जो ग्राफ है वो गिवन है, और अपने से टीपी ग्राफ पूछा है, ठीक है। तो अपने को एक आइडियल गैस इक्वेशन पता है क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये वाले को जब हम लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा, P इज इक्वल टू एनआरटी बाय V। तो ये क्या हो रहा है, ये जो सारी चीजें हैं वो है कांस्टेंट, क्या है, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और टी भी कांस्टेंट है। तो यहां से जो नोट करने वाली बात है कि जो टी है अपना टेम्परेचर, दैट इज कांस्टेंट। तो अपना टेम्परेचर आ गया कांस्टेंट। तो जब हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस देखेंगे, चारों ग्राफ देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पर ये थर्ड वाले में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और फोर्थ वाले में भी जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अपने पास दो ऑप्शन बचे, कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो अब बारी आई कि कौन सा क्वेश्चन होगा। तो ये जो है दिस, जो अपने गिवन ग्राफ है, इसको हम लोग वापस देखेंगे कि इसमें जो है प्रेशर क्या हो रहा है, 1 से 2 में जाने पे प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 पे प्रेशर क्या था, इतना था, और 2 पे प्रेशर कितना हो गया, इतना। तो इतने का चेंज आया ना, मतलब प्रेशर इज डिक्रीजिंग। तो अपने इन दोनों में से किसमें प्रेशर घट रहा है, मतलब 1 पे ज्यादा होना चाहिए प्रेशर और 2 पे कम होना चाहिए। क्लियरली यहाँ से जो अपना थर्ड वाला ऑप्शन है, इस वजह 1 पे प्रेशर ज्यादा है और 2 पे प्रेशर कम है। तो इस जो अपना आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। थर्ड ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द
करेक्ट टीपी डायग्राम। तो यहाँ पे अपना थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी तक के मतलब कुछ भी नहीं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रहे, एक यूनिटरी मेथड वाला था और एक दो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन आइडियल गैस अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेसेस ए बी सी डी ए as shown in the given PV diagram. The amount of work done by the gas is। तो ये क्या हो रहा है? अपने को PV ग्राफ गिवन है, दिस इज P, दिस इज V, ठीक है। तो इसने y एक्सिस पे P को प्लॉट किया है और x एक्सिस पे वॉल्यूम का प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है? इसका जो है टोटल वर्क डन जो है अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, सो ये जो ग्राफ है ये अपना साइक्लिक ग्राफ है। ये प्रोसेस 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2 बी पे जाता है, ए बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और फिर डी से वापस ए, ठीक है। तो इसका पाथ ये है ऐसे। ओके, तो ये जो अपना डी और सी है इस पे प्रेशर कितना है? दैट इज 2p। और ए टू बी पे प्रेशर कितना है? दैट इज p। और ए से डी पे अपना जो वॉल्यूम है दैट इज v नॉट। और जो बी से सी में जो वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट इज 3v नॉट। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या होता है? दैट इज तो यहां से यहां जब हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम का चेंज, ठीक है। और यहां से यहां पे जाएगा तो इस प्रोसेस में क्या? वॉल्यूम सेम। इन दोनों प्रोसेस में क्या होगा? जो अपना वर्क डन होगा दैट विल बी 0। तो अर्थ हमको ऐसे अलग अलग प्रोसेस का कैलकुलेट नहीं करना है और फिर बाद में जैसे पहले चारों प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में ऐड कर देंगे। एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है, दैट इज क्या करें हम लोग? इसका जो एरिया है, मतलब ये जो अपना साइक्लिक ग्राफ है, इसका हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग? एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो जो अपना साइक्लिक ग्राफ है इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया के लिए हम लोग इसको अलग ड्रॉ करते हैं, दैट इज दिस। ये क्या था अपना वी नॉट, ये था अपना 3v नॉट। तो ये क्या आ जाएगा अपना? दैट विल बी 2v नॉट। और फिर ये आ जाएगा 2p नॉट और ये हो जाएगा अपना p नॉट। ये हो जाएगा अपना कितना? p नॉट। तो यहां से हम लोग को जो रेक्टेंगल के ब्रेड्थ एंड लेंथ मिल गया। तो जो टोटल वर्क डन होगा दैट विल बी दिस चेंज, दैट इज 4p नॉट v नॉट। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर डी, 4p नॉट v नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 12.4 वाला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है। एरिया ऑफ लूप क्या कैलकुलेट किया हमने? दैट इज पी नॉट मल्टीप्लाई बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 2v नॉट। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 2p नॉट v नॉट। बट यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो अपनी प्रोसेस है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अर्थ प्रोसेस ऐसी जाती, मतलब दिस, लाइक दिस, सॉरी। तो ये होती है अपनी क्लॉकवाइज, बट यहां पर जो प्रोसेस है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना वर्क डन विल बी माइनस ऑफ 2p नॉट v नॉट। तो यहाँ पे जो अपना 12.4 का आंसर जाएगा दैट विल बी माइनस ऑफ 2p नॉट v नॉट। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो रहा है? कंसिडर टू कंटेनर्स ए एंड बी containing identical gases at the same temperature, volume and temperature। ये क्या हो रहा है? एक कंटेनर ए है और एक कंटेनर बी है, ठीक है। ये अपने अलग अलग कंटेनर, इनमें क्या है? आइडेंटिकल गैसेस, मतलब प्रेशर सेम है, सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? द गैस इन कंटेनर ए इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब ये जो पहले में था कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब कुछ सेम था ए और बी में, ठीक है। अब क्या किया? ए का जो वॉल्यूम जो वी था, वी हम लोग मान लेते हैं वी, प्रेशर पी और टेम्परेचर टी। तो जिसका जो वॉल्यूम वी था ए का,
उसको हमने क्या कर दिया हाफ, मतलब V/2। ठीक है, इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम आइसोथर्मल इक्वल, मतलब टेम्परेचर जो है सेम रहेगा। तो क्या बोल रहा है, while the gas in container B is compressed to half of its original value adiabatically, मतलब इसका जो है हम लोगों ने क्या किया, कंटेनर बी में वॉल्यूम वाज V, फिर से हो गया V/2। फिर क्या किया हम लोग ने, ये तो सेम टेम्परेचर भी किया था, बट ये क्या किया एडियाबेटिकली। ठीक है, तो अलग अलग, पहले सब कुछ सेम था, फिर हम लोग ने V से V/2 किया दोनों कंटेनर में, बट एक में क्या किया आइसोथर्मली किया और दूसरे में एडियाबेटिकली। तो अब क्या बोल रहा है आगे, द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन बी टू दैट ऑफ गैस इन ए। तो ये हो रहा है कि अपना जो है रेशियो ऑफ प्रेशर्स इन दिस कंटेनर एंड दिस कंटेनर, अपने को प्रेशर निकालना है। तो अपने को पता है फॉर आइसोथर्मल टेम्परेचर होता है अपना कांस्टेंट, तो क्या होता है पी वी इज इक्वल टू पी वी, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये अपने को पता है कि जब टेम्परेचर अपना कांस्टेंट होता है तो ये वैलिड होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इनिशियली क्या था, प्रेशर P था और V कितना था V, और बाद में क्या किया, प्रेशर अपने को कैलकुलेट करना है तो इसको हम लोग लिख देंगे P2, और वॉल्यूम कितना हो गया बाद में V/2। तो यहां से जो अपना P2 आता है दैट विल बी P2 टाइम्स ऑफ P। तो ये अपना आ गया प्रेशर इस केस में। अब बारी आई एडियाबेटिक वाले केस में। तो एडियाबेटिक में क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इसमें V1 की पावर गामा और V2 की पावर गामा, ये अपना कंडीशन होता है फॉर एडियाबेटिक। फिर से हम लोग सेम चीज रिपीट करेंगे। इसमें पहले प्रेशर कितना था, दैट वाज P। बाद में प्रेशर कितना हो गया पता नहीं है, हमको कैलकुलेट करना है। पहले वॉल्यूम कितना था V, और पावर ऑफ गामा भी रहेगा। और इसमें बाद में वॉल्यूम कितना हो गया V/2, और इसका पावर क्या रहेगा गामा। फिर तो यहां से आ जाएगा अपना जो प्रेशर P2 आएगा दैट विल बी, ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया टू टाइम्स ऑफ गामा मल्टीप्लाइड बाय P0। ठीक है, बट ये जो आएगा अपना ये आ गया। ठीक है, अब क्या बारी आई, अब बारी आई रेशियो की। तो रेशियो में हमने को ध्यान देना है कि बोल रहा है कि पहले ऊपर में बी वाले का रहेगा और नीचे में ए वाले का रहेगा। ठीक है, तो ये आएगा P2/V1। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 गामा P0 अपॉन में 2 P0। तो ये आ जाएगा अपना, ये गामा है तो ये ऊपर में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गामा-1, और ये P0 से P0 कैंसिल। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना ए, 2 गामा-1। ओके, तो यहाँ पे अपना फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हमको आइसोथर्मल की कंडीशन पता होनी चाहिए थी और एडियाबेटिक की कंडीशन पता रहनी चाहिए थी। ठीक है, बस फिर हम लोग ने क्या किया, पी और वी सब्स्टिट्यूट किया और अपना आंसर इजीली आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 12.6 पर। तो 12.6 में क्या है, 3 कॉपर ब्लॉक्स ऑफ मास M1 M2 एंड M3 respectively are brought into thermal contact till they reach equilibrium. Before contact they were at T1 T2 and T3। पहले क्या था, अपने 3 कॉपर के ब्लॉक्स है। ठीक है, एक का मास M1 है, एक का मास M2 है और एक का मास M3 है, और ये केजीस में। ठीक है मास। अब क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर था T1, इसका टेम्परेचर था T2, इसका टेम्परेचर था T3। तो T1 वॉज ग्रेटर देन T2 एंड T2 वॉज ग्रेटर देन T3। ये अपने को कंडीशन यहाँ तक गिवन है। अब क्या हो रहा है, हम लोग ने इन तीनों क्या किया जाए कॉन्टेक्ट में। फिर कॉन्टेक्ट में लाने के बाद क्या हुआ, जो इन तीनों का जो टेम्परेचर है वो आपको पहुंच गया एक इक्विलिब्रियम पे। तो उसको टेम्परेचर को मान लेते हैं हम लोग T, नॉर्मल T। ठीक है, तो ये अपना टेम्परेचर जो बाद में इक्विलिब्रियम के बाद अटेन होगा। ठीक है, तो अस्यूम देयर इज नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज। तो ये वाला टेम्परेचर जो होगा कौन सा, फाइनल वाला दैट T, वो कितना होगा। ठीक है, तो अपने को पता है कि बाहर जो सराउंडिंग है उसमें कोई लॉस ऑफ हीट नहीं हो रहा है, तो हीट लॉस बाय M3। तो ये क्या होगा, हीट गेन बाय F1 प्लस हीट गेन बाय M2। ये ठीक है, ये इतना
जिसने मतलब जितना इसने लॉस किया उतना ही तो ये दोनों गेन करेंगे। क्योंकि अपने को पता है कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो एक जितना लॉस करेगा उतना ही दूसरा गेन करेगा। तो यहाँ पे जो हम इसको एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे तो दिस विल बी M3S। ये इसका टेम्परेचर जो होगा फाइनल वाला दैट विल बी T3 माइनस टी, और ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा अपना T माइनस T1, और जो अपना M2 हो जाएगा दैट इज T माइनस T2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एडिशन। तो हम लोगों ने क्वेश्चन किया बस लॉस इज इक्वल टू गेन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा M3T3, सॉरी यहाँ पे हम लोग एस लगाना भूल गए, यहाँ पे एस था, यहाँ पे एस था, तो यहाँ पे एस तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या पे M3T3 माइनस M3T इज इक्वल टू M1T माइनस M1T1 प्लस M2T माइनस M2T2। ये अपने पास जो एक्सप्रेशन है इन सारे ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रांसफर करेंगे, सारे पॉजिटिव वाले एक साइड और नेगेटिव वाले एक साइड। तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा M3T3, इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस M1T1 प्लस M2T2, और फिर इस साइड क्या बचेगा, दैट विल बी M1T प्लस M2T प्लस M3T। अब हम लोग क्या करेंगे, जो T है इसको निकाल लेंगे कॉमन। ठीक है, जब T कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, M1 प्लस M2 प्लस M3, और इस साइड का जो है LHS दैट विल बी सेम, ये हो जाएगा M3T3 प्लस M1T1 प्लस M2T2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इधर के भी, अपने को टेम्परेचर चाहिए फाइनल वाला, तो ये टेम्परेचर हो जाएगा T इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस सॉरी M1T3 सॉरी M1T1 प्लस M2T2 प्लस M3T3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। तो जो अपना आंसर मैच हो रहा है वो हो जाएगा दिस ऑप्शन नंबर बी, T इज इक्वल टू M1T1 प्लस M2T2 प्लस M3T3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहाँ पे अपना जो है ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो हो गया करेक्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये MCQ2 टाइप के क्वेश्चन है। MCQ2 में क्या होता है, मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट मतलब इसमें सारे ऑप्शंस को अपने को ध्यान से देखना है, और जो भी रियल आंसर आ जाएगा उसके बाद सारे ऑप्शन को चेक करना है कि इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बिलो आर इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल मतलब जिसका जो चेंज है इसको हम लोग वापस नहीं ले सकते। तो एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं कि व्हाई दे आर इरिवर्सिबल। तो द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रॉड बाय हैमरिंग इट। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, एक आयरन रॉड थी ऑप्शन नंबर 1 में, उसको हम लोगों ने हैमर किया, मतलब उसको पीट पीट के उसका जो टेम्परेचर है वो कर दिया हम लोग ने इंक्रीज। तो जब आयरन रॉड को हम लोग ने हैमर किया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अपनी जो एनर्जी थी उसी पीटने वाली जिससे हम लोग हैमर कर रहे थे उसको हम लोग ने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कराने में यूज किया, मतलब हीट एनर्जी में ट्रांसफर किया। तो अब ये बोल रहा है इज दिस चेंज रिवर्सिबल। तो ये जो अपनी हीट एनर्जी है इसको हम लोग वापस अपनी जो मैकेनिकल एनर्जी थी जिसको हमने हैमर करने में यूज किया था उसमें वापस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। अब वो सिंपल क्या होगा, सराउंडिंग में डिसोसिएट होगा और टेम्परेचर बॉडी का डिक्रीज होगा, बट हम उसको वापस से जो है उसी सेम फॉर्म में नहीं ला सकते वो हीट एनर्जी से। तो ये जो अपना ऑप्शन नंबर ए है ये तो अपना
इरिवर्सिबल चेंज होगा, और अपने को इरिवर्सिबल ठीक करना है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उसके पास चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी पे। तो बी में क्या लिखा हुआ है? अ गैस इन अ स्मॉल कंटेनर एट अ टेम्परेचर T1 is brought in contact with a big reservoir at a higher temperature T2 which increases the temperature of the gas। ठीक है, तो एक पहले टी, ओके, तो पहले इसका टेम्परेचर T1, फिर हो गया इसका टेम्परेचर, फिर हम लोगों ने T1 को जब T2 के कांटेक्ट में लाया तो क्या होएगा? T1 का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना? तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर हो गया T1 से T1 प्लस टी, तो ये बोला क्या ये चीज इरिवर्सिबल है। तो जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे T1 और T2 को, तो T1 का टेम्परेचर होगा T1 प्लस टी, और इसका भी टेम्परेचर कुछ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका जो जो टेम्परेचर टी इंक्रीज किया है उसको हम वापस जो है अपने जो टेम्परेचर T1 पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो दोनों कांटेक्ट में, और उसमें जो है टेम्परेचर अभी क्या है? इक्विलिब्रियम पे। तो जो अपनी बॉडी T1 है, जिसका टेम्परेचर T1 था, अब उसका जो टेम्परेचर वो बिल्कुल डिक्रीज नहीं करवा सकते। तो दैट्स वाई जो ऑप्शन नंबर बी है उसका भी जो है वो है इक्विलिब्रियम पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है? अ क्वासी स्टैटिक isothermal expansion of an ideal gas in cylinder fitted with फ्रिक्शनल पिस्टन। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट दिख रहा है, तो एक बार इसको हम लोग ब्रेक करते हैं अलग अलग इसमें। तो यहाँ के लिखा है क्वासी स्टैटिक। ओके, वेट, ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 का सी वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्वासी स्टैटिक आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो हम लोग ने क्या किया? इसका क्या किया? हम लोग ने आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया है। जब हम इसको टेम्परेचर जो है चेंज नहीं हो रहा है, गैस को हम लोग ने एक्सपेंशन पे डाला, फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन। जब हम वो पिस्टन को वापस प्रेस करेंगे तो वापस से गैस का जो है प्रेशर दैट विल बी सेम। तो जो गैस है अपनी उसका एक्सपेंशन से कंप्रेशन कर सकते हैं और वापस से कंप्रेशन से एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये जो अपना सी हो जाएगा वो फ्रिक्शनलेस नहीं होगा, तो ये अपना ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि अपने को इरिवर्सिबल ढूंढना है। अब चलते हैं नेक्स्ट डी पे। तो डी वाला क्या हो रहा है? एन आइडियल गैस इज इनक्लोज इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद एडियाबेटिक वॉल्स। एडियाबेटिक वॉल्स मतलब उसमें जो वॉल्स के बाहर एनर्जी का लॉस नहीं होगा, टेंडिंग टू जीरो। एन आइडियल गैस इज क्लोज an ideal gas is enclosed in a piston cylinder arranged with adiabatic walls. A weight W is added to the piston, result in compression of gas। तो हम लोगों ने क्या किया? एक गैस था वो एक कंटेनर में बंद था, फिर हम लोगों ने क्या किया? ये जो ऊपर वाला पिस्टन होता है, दस ऊपर वाला पिस्टन, इसके हम ऊपर में हम लोगों ने रख दिया W वेट, ठीक है। तो हम लोग ने इसका वेट जब रख दिया तो ये होगा कंप्रेस, ठीक है। तो कंप्रेस होने से ये नीचे जाएगा और इसका जो होगा अपना प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो होगा अपना डिक्रीज होगा, तो इसमें होगा कंप्रेशन। तो ये जो अपना पिस्टन है वो यहाँ पे आ जाएगा इस लेवल पे, बिकॉज ऑफ दिस वेट, ठीक है, वेट। तो अर्थ से जब हम इसको वेट को डब्ल्यू को हटाएंगे, जब हमारा डब्ल्यू हटेगा यहाँ से और अपने जो पिस्टन है वापस अपने लेवल पे नहीं आएगा, मतलब ये जो चेंज है इरिवर्सिबल नहीं है। ये जो वेट हटाने के बाद भी जो अपनी गैस है वैसी की वैसी रहेगी। तो जो डी वाला ऑप्शन है ये भी इरिवर्सिबल नहीं है, तो ये भी अपना एक आंसर होगा। तो जो 7th क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है जिसके 3 आंसर ए बी एंड डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एन आइडियल गैस अंडरगोस आइसोथर्मल प्रोसेस फ्रॉम some initial state I to final state F. Choose the correct alternatives। ये क्या हो रहा है? एक आइडियल गैस था वो आइसोथर्मल प्रोसेस पे जा रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है सब इनिशियल स्टेट थी आई
उससे ये गया फाइनल स्टेट एफ पे, और प्रोसेस क्या है, दिस टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल। तो बोल रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो ये बोल रहा है अपने जो ऑप्शन है उनको चेक करना है। तो डी यू, अपने ऑप्शन एक बार हम लोग लिख लेते हैं, डी यू विल बी जीरो, डी क्यू विल बी जीरो, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, और डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो बोल रहा है सबसे पहले आइसोथर्मल में डी यू विल बी जीरो और नॉट। तो अपने को डी यू का फॉर्मूला पता है, दैट इज एन सी वी डी टी। तो अपना जो डी यू है दैट इज एन सी वी डी टी, और जो डी टी है दैट इज जीरो बिकॉज ऑफ आइसोथर्मल। तो अपना जो डी यू हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब अपना ऑप्शन नंबर बी में क्या है, डी क्यू। तो डी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी यू तो जीरो है, बट डी डब्ल्यू वोंट बी जीरो, क्योंकि पहले हम लोग लिख लेते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो यहाँ से अपना फोर्थ ऑप्शन तो पहले ही करेक्ट हो गया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन को पहले मार्क कर लेते हैं। अब बात करते हैं डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम लोग ने इसकी एक स्टेट दूसरी स्टेट में ले गए, तो इसके ऊपर जो वर्क डन होगा दैट वोंट बी जीरो। जब वर्क डन जीरो नहीं है तो अपना डी क्यू भी जीरो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, और ऑप्शन नंबर सी इसलिए इनकरेक्ट हो गया क्योंकि डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू है, ना ही डी यू। तो ऑप्शन नंबर ए और डी जो है वो करेक्ट हो गए, और बी और सी इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आता है अपना ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 8 क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे। ठीक है, सॉरी। तो 9th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फिगर 12.5 shows the PV diagram of an ideal gas undergoing a change of state from A to B। तो हम लोग एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, पीवी ग्राफ। दिस इज पी एंड दिस इज वी। तो ये क्या हो रहा है, अपना ग्राफ ए टू बी जा रहा है। ठीक है, दिस इज ए और दिस इज बी। तो क्या बोल रहा है, 4 डिफरेंट पार्ट्स 1 2 3 4 एज शोन इन द फिगर may lead to the same change of state। तो ये क्या हो रहा है, ए टू बी ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये अलग अलग है, ये एक है, ये एक है, और फिर ये थर्ड वन इज दिस, सॉरी, लाइक दिस, और फोर्थ वन इज ऐसे इसके ऊपर से, लाइक दिस। ओके, अब क्या बोल रहा है, अपने जो ऑप्शन है उनके ऊपर क्या करना है अपने को, कमेंट। क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन सेम इन फोर्थ एंड थर्ड केसेस, डू नॉट बट नॉट इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या बोल रहा है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या थी अपनी, डी यू, वो क्या थी, एन सी वी डी टी। तो जब अपना डी टी सेम रहेगा तो अपना डी यू भी सेम रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, फोर्थ एंड सेकेंड केस। तो फोर्थ कौन सा अपना, ये वाला, और जो होगा अपना थर्ड वाला दैट इज दिस। ठीक है, तो ये अपने पाथ तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, बट जो इंटरनल एनर्जी है वो फाइनल, इनिशियल और फाइनल पे मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि अपने जो टेम्परेचर चेंज होगा वो तो सब में सेम होगा। ए से बी में जितनी भी प्रोसेस है वो ए टू बी जा रही है, और सबका इनिशियल टेम्परेचर टेम्परेचर एट ए होगा, टी आई, और जो फाइनल टेम्परेचर होगा टी एफ, वो होगा टेम्परेचर एट बी। तो यहाँ पे जो है अपने सारे जो चारों है उन सबके जो है इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी सेम। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, क्योंकि इसका पहला पार्ट तो करेक्ट है कि फोर्थ और थर्ड में सेम है, बट फर्स्ट और सेकंड में सेम नहीं है बोला, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इनकरेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में क्या हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम इन ऑल द 4 केसेस। तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। हम लोग ने अभी अभी यही बोला कि अर्थ टेम्परेचर इनिशियल वाला और टेम्परेचर फाइनल वाला सेम है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी सेम। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला, सी और डी। सी में क्या हो रहा है, वर्क डन मैक्सिमम किस में होगा। तो अपने को वर्क डन मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। ठीक है, अपने ये तो सिर्फ स्टेट, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है, और जो अपना वर्क डन है वो अपना पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, डिपेंडेंट। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, एरिया इनक्लोज बाय द फिगर। तो एरिया इनक्लोज हम लोग जब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट वाले ने इतना एरिया इनक्लोज करा है, इतना, और जो अपना सेकंड वाला है उसने इतना इनक्लोज किया है।
ओनली दिस मच। तो फर्स्ट वाले ने इतना एरिया ज्यादा इनक्लोज किया है, तो वर्क डन ऑब्वियसली फर्स्ट वाले का ज्यादा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा, वर्क डन इज मैक्सिमम केस वन। और जो ऑप्शन नंबर डी है वो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए सॉरी बी एंड सी, कि अपना जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो सेम होगा फॉर ऑल फोर केसेस, और जो वर्क डन मैक्सिमम होगा वो अपना केस वन के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 9th क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब चलते नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन क्या हो रहा है, कंसिडर अ साइकिल फॉलोड बाय द इंजन। ठीक है, तो ये अपने को फिगर देखना है 12.6। ये अपना साइकिल है, 1 से 2 पे जा रहा है अपना, 2 से 3 पे जा रहा है और वापस 3 से 1 पे जा रहा है। 1 to 2 इज आइसोथर्मल, अपने को पहले से ही बता रखा है कि 1 से 2 इज आइसोथर्मल, 2 to 3 एडियाबेटिक एंड 3 to 1 इज ऑल्सो एडियाबेटिक। ठीक है, तो ये एडियाबेटिक है, ये भी एडियाबेटिक है और ये आइसोथर्मल है। सच अ प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, तो ये ऐसी प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों? तो अपने पास साइकिल में क्या गिवन है, ये और ये, तो ये अपना 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये हो रहा है ये आइसोथर्मल है 1 to 2, 2 to 3 इज एडियाबेटिक एंड 3 to 1 इज ऑल्सो एडियाबेटिक। और ये हो रहा है सच अ प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, तो इसका अपने को क्या देना है, रीजन। तो रीजन क्या होता है, रीजन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन। तो अपने को पता है कि एक स्टेट से अपनी प्रोसेस चालू होती है, दूसरे पे जा रही है, 3 पे जा रही है और फिर वापस एक ही जगह पे आ रही है, मतलब ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। दैट मीन्स नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डी यू इज इक्वल टू जीरो, ये अपने को पता चला है क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर जब सेम हो रहा है तो अपना डी यू तो जीरो है, ऑब्वियस सी बात है। तो अपना एक बार फॉर्मूला लिखेंगे इक्वेशन, दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। तो अपना डी यू तो जीरो है, तो बचा क्या, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। ठीक है, अपने पास ये वाली इक्वेशन आई, हम लोगों ने जितना भी देखा है। तो ये क्या बता रहा है कि वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू, मतलब इन एनर्जी। तो ये बोल रहा है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, बट जो सारी एनर्जी है वर्क डन, जो चेंज इन एनर्जी है सारी की सारी कंप्लीट कांट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जो एफिशिएंसी कांट बी 100%। ठीक है, क्योंकि ये अपना सेकंड लॉ था थर्मोडायनेमिक्स का, कि जो सारी सारी 100% एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सेकंड वाला जो अपना लॉ है उसको क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो अपना इसका रीजन क्या होगा, तो सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, जो हम लोग ने रीजन दिया वो जिसके साथ भी मैच कर रहा है तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, हीट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन सच अ प्रोसेस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो अपना पहले ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया कि सारी की सारी जो हीट एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये अपना सेकंड लॉ था। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का। तो आगे वाले ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू हीट इन दिस प्रोसेस व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ये तो गलत बात है। सी क्या हो रहा है, कर्व्स रिप्रेजेंटिंग टू आइडियाबेटिक प्रोसेस डज नॉट इंटरसेक्ट, ये तो एकदम बेकार बेकार रीजन है। तो अपना इसका रीजन, मेन रीजन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 एमसीक्यू 2 का लास्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो आएंगे अपने वेरी शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या हो रहा है, ओके सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है, कंसीडर अ हीट इंजन एज शोन इन फिगर 12.7। तो बोल रहा है 12.7 को देखो और ये अपने क्या है, हीट इंजन। तो हम लोग इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं अपने इसमें। दिस इज T1, ये अपना जा रहा है यहाँ Q1, यहाँ पे एक सर्कल और इसमें एनर्जी जा रही Q2, और ये हो गया अपना टेम्परेचर T2, और यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करें वर्क। तो एक बार मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो अपना टेम्परेचर T2 है ये मेंटेन टेम्परेचर है, मतलब हम लोग T2 टेम्परेचर इसको दे रहे हैं। ठीक है, T2 टेम्परेचर के कारण काम हो रहा है और ये काम हम इस इंजन को दे रहे हैं। ठीक है, और फिर इससे जो आउटपुट निकल रहा है, एनर्जी जो लॉस हो रही है दैट इज Q1, तो वो उसका टेम्परेचर कितना है T1, और इसके ऊपर हम लोग वर्क कितना करें, W का वर्क करें इस इंजन के ऊपर। ठीक है, तो अपनी तीन चीजें हो गई, जहां से एक जगह से एनर्जी आ रही है, एक जगह पे एनर्जी जा रही है वेस्ट वाली, और हम इस पे क्या करें, वर्क करें। तो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, हीट इंजन Q1 एंड Q2 आर हीट एडेड
to bath T1 and heat taken from the T2 in one cycle of engine. तो बोल रहा है T1 और T2 का बताया कि T1 is heat added to the bath and T2 is heat taken from the bath. ठीक है, ये गिवन है। और W इज ए मैकेनिकल वर्क, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया, ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। तो क्या हो रहा है, इफ वर्क डन इज पॉजिटिव देन पॉसिबिलिटीज आर। बोल रहा है कि अब क्या किया हम लोग ने, वर्क डन इज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली वर्क डन पॉजिटिव मतलब हम लोग ने वर्क किया है इसके ऊपर, तो बोल रहा है पॉसिबिलिटी क्या होगी, वर्क डन किया है मतलब हम लोग ने इसको एनर्जी दी है। तो अपने को पता है कि अकॉर्डिंग टू दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है और एनर्जी कभी क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपन लोग क्या कर रहे हैं, दो एनर्जी दे रहे हैं, एक Q2 जो हम लोग अंदर दे रहे हैं और एक हो गया वर्क डन, क्योंकि वर्क डन भी अपना नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है बोल रहा है। तो ये हो जाएगा अपनी देने वाली एनर्जी, और बाहर कितनी आ रही है, दैट इज Q1। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आ गई एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन से। अब अपने को बोला कि W जो है ये तो पॉजिटिव है, तो Q1 माइनस Q2 विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि जब ये पॉजिटिव है तो Q1 माइनस Q2 विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से अपने को पता चला कि ये दोनों तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव कब होंगे, जब Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ठीक है, ये बोथ आर पॉजिटिव। तो अपने को क्या पता चला कि Q1 और Q2 जो है ये तो है क्या, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 और Q2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये बात पता चल गई, क्योंकि ये नेगेटिव माइनस नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव नहीं होगा ना। तो ये अपनी बात यहाँ से रिजल्ट क्या है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0। तो जो अपना ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अब जो अपना नेक्स्ट है वो हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम लोग इसको क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे किसको, दिस साइन, ग्रेटर देन वाले साइन को, तो क्या आएगा, दिस विल बी Q2 इज लेस देन Q1 इज लेस देन 0। कब, जब दोनों नेगेटिव है, जब दोनों नेगेटिव होंगे, दिस इज नेगेटिव दिस इज नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पे जो अपनी एक कंडीशन आई दिस और दूसरी कंडीशन आई ये वाली। ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस इसको क्या किया है, उल्टा कर दिया, मतलब ये साइन को इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, ये हो जाएगा साइन ऐसे इन्वर्ट। तो यहाँ पे जब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो अपना ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर जो सी है ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ने क्या किया इस क्वेश्चन में, बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया कि W प्लस Q1 सॉरी Q2 इज इक्वल टू Q1, तो ये W तो पॉजिटिव है, तो Q2 माइनस Q1 विल बी पॉजिटिव। तो यहां से जो अपना रिजल्ट आया था वो क्या आया था, Q2 ग्रेटर देन Q1 ग्रेटर देन 0, मतलब ये अपना ये वाला रिजल्ट आ गया था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन सा वाला रिजल्ट आया था, Q1 माइनस Q2 था, ये Q1 माइनस ऑफ Q2। तो यहां से आ जाएगा अपना Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो ये अपना सी वाला ऑप्शन यहाँ पे मैच कर गया था, सॉरी ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पे मैच कर गया था। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको पूरा इन्वर्ट कर दिया। जब हम लोगों ने इसको उल्टा किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस Q2 विल बी दिस लाइक दिस, Q1 यहाँ पे आ जाएगा और जो 0 आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी मैच होता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर्स पे। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्या बोल रहा है, तो वेरी शॉर्ट आंसर में कितने क्वेश्चन है, टोटल ऑफ 5 क्वेश्चन है, तो टाइम हमारे पास 5 मिनट है। तो चलिए वेरी शॉर्ट आंसर स्टार्ट कर देते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर्स, पहला क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन क्या हो रहा है, कैन अ सिस्टम बी हीटेड एंड इट्स टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। हो रहा है सिस्टम को क्या किया हम लोग ने, ये अपने एक कोई सिस्टम है, इसको क्या किया हम लोगों ने, हीट किया, मतलब इसके नीचे ऐसे कुछ हीट दे दी इसको, और क्या हो रहा है, अर्थ से हमने इसको हीट किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डजंट इंक्रीज, मतलब इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, कब, जब जो अपना हीट एनर्जी दे रहे हैं, मतलब हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, जब अपनी जो हीट एनर्जी जो गिवन है वो अपनी पूरी की पूरी किस में ट्रांसफर हो जाए, वर्क डन, वर्क डन में, वर्क डन क्या, वर्क डन अगेंस्ट सराउंडिंग। मतलब एक बार हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन वाज डी यू सॉरी
डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो हम लोग जब एनर्जी दिए तो ये क्या हो जाए, एनसी एन सीवीडीटी। मतलब जब हम लोग जो डीयू है इसको करते हैं जीरो, मतलब टेम्परेचर बिल्कुल इंक्रीज नहीं होने दे, तो अपनी जो सारी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए, डी डब्ल्यू में, मतलब वर्क डन में। और वर्क डन कहाँ पर, वर्क डन अगेंस्ट द सराउंडिंग। तो इक्वेशन जो है काफी यूजफुल है, मतलब सारे जो क्वेश्चंस है हम लोग अगर इक्वेशन से सॉल्व करें तो काफी इजी हो जाएंगे। तो यस इट इज पॉसिबल, इसका 12th का आंसर हो जाएगा यस इट इज पॉसिबल कि हमारा जो ये है सिस्टम, उसको हम लोग हीट करें, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो उसके लिए अपने को क्या करेगा, करना पड़ेगा, डी यू शुड बी जीरो, और अपना जो सारा वर्क डन है वो होना चाहिए अपना अगेंस्ट द सराउंडिंग। तो थैंक यू एवरीवन, आज हम लोगों ने टोटल ऑफ 12 क्वेश्चंस किए, और कितने 27 क्वेश्चन इस चैप्टर में। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन देखेंगे। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ गुड डे।